सीक्रेट घर जमाई में आपका स्वागत है। कल हमने देखा कि अनिकेत को विश्वास दिलाने के लिए समर ने इरा को किस कर लिया था, जिसे देखकर अनिकेत को गुस्सा आ गया था और वो समर को पंच करने के लिए आगे बढ़ा तो समर ने उसे किक मार दी, जिससे उसे चोट लग गई और उसने कियारा को समर की शिकायत की, समर को नौकरी से निकलवाने की मांग की। वहीं समर को इस बात से कोई फर्क नहीं था। वो शाम होते ही यंग मास्टर गौरव का इलाज करने चला गया। उसने गौरव का इलाज किया तो गौरव को उसको जबरदस्ती क्लब के अंदर ले गया। वहां समर एक लड़की से मालिश करवाता है और जिसका नाम तन्वी था, जो अपनी मजबूरी में काम कर रही थी। मालिश करवाने के बाद समर उसको टिप दे रहा था। पहले तो उस लड़की ने बहुत सारी आनाकानी की कि वो पैसा नहीं ले सकती है, पैसे उसको रिसेप्शनिस्ट पर ही देकर आना है। लेकिन जब समर ने कहा कि वो उसको टिप दे रहा है, बाकी का जो पैसा है वो वहीं पर देगा, तो उस लड़की ने खुशी में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। अब आगे दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको सीक्रेट घर जमाई कैसी लग रही है, हमें प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताते रहें। दोस्तों, जो लोग हमारी कहानी के साथ, हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, वो प्लीज सुकून एफएम चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे सुकून एफएम चैनल का एक रीति रिवाज है, जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़ते हैं वो हमें कमेंट करके बताते हैं कि वो कौन से शहर और कौन से गांव से जुड़े हैं। तो आप लोग भी जो जो नए जुड़े हैं वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर और कौन से गांव से हमारी कहानी को सुनते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी तन्वी ने खुश होते हुए अपना मोबाइल निकाल लिया और समर को अपनी यूपीआई आईडी देते हुए बोली, मिस्टर समर, ये मेरी यूपीआई आईडी है, आप इस आईडी पर अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और कहा, ओके ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। और उसने अपने बैंकिंग सिस्टम में लॉगिन किया, तन्वी को 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। वो समझ गया था कि तन्वी को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए उसने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। हालांकि समर के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए थे, उसके लिए 1 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन इस 1 लाख रुपए से मासूम सी बच्चे की वो मदद हो सकती थी। समर ने खुद ही मन अपनी तारीफ करते हुए कहा, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटता, सच में मैं बहुत अच्छा हूँ। अपनी तारीफ करने के बाद उसने तन्वी से पूछा, तन्वी, मेरी तरफ से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, तुम चेक कर लो तुम्हारे अकाउंट से आए हैं या नहीं। तन्वी ने अपना अकाउंट चेक किया और धीरे से कहा, नहीं मिस्टर समर, अभी तक तो नहीं आए। तभी समर को याद आया कि अगर वो अपनी प्लेटिनम अकाउंट से किसी नॉर्मल अकाउंट को पैसे ट्रांसफर करता है तो उसके लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए तन्वी की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, तुम 1 घंटे बाद चेक करना, पैसा आ जाएगा। मुझे अभी जाना पड़ेगा, अगर किस्मत में होगा तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा मिलूंगा। समर ने तन्वी को अलविदा कहा और बूथ से चला गया। उसने तन्वी को यह नहीं बताया कि उसने उसे कितने पैसे दिए हैं। उसे लगा कि अच्छे काम करने के बारे में शेखी बगाड़ना बेकार है। तन्वी की आंखें चमक उठी। उसने समर को जाते हुए देखते हुए मन ही मन सोचा, मिस्टर समर स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, पता चल रहा है कि वो एक अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मुझे कम से कम 1000 रुपए टिप तो दिए ही होंगे। उसे नहीं पता था कि समर के अकाउंट से कितने पैसे ट्रांसफर हुए थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे कितने पैसे आए होंगे। उसके हिसाब से कुछ 1000 ही रुपए होंगे। अगर उसे पता होता कि समर ने उसे 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं तो शायद वहीं पर बेहोश हो जाती। यंग मास्टर गौरव ने जब समर को दाहिने बेडरूम से बाहर निकलते हुए देखा तो उसने थोड़ा मजाकिया अंदाज में पूछा, तो समर भाई, कैसी रही मसाज? समर ने यंग मास्टर गौरव से कहा, आपकी सेवाएं बहुत अच्छी थी, दूसरों को बताओ तो सुनिश्चित करो कि कोई भी उसे परेशान न करे। उसे डर था कि कहीं कोई उस मासूम से लड़की का फायदा न उठा ले। यंग मास्टर गौरव बहुत होशियार था। उसने अपनी छाती पर हाथ फिराते हुए आश्वस्त होकर कहा, निश्चिंत रहो भाई, आज से वो सिर्फ तुम्हारे लिए सर्विस देगी, कोई और उसे छू नहीं पाएगा। उसकी बात सुनकर समर भी निश्चिंत हो गया था। उसने गौरव को छेड़ते हुए कहा, तुम्हारा क्या हाल है, कैसा रहा?
काफी अच्छा लग रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। यंग मास्टर गौरव ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। क्या भाई, आप भी ना, ये सब बस तुम्हारी वजह से हो पाया है। तुम्हारी उपचार कला जादुई है। आज पहली बार मैं काफी खुश हूं भाई। वो भी सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच ब्रदर। जब उसे याद आया कि वो सुंदर कितनी सहज लग रही है तो वो एक्साइटेड हो गया था। ये जब उसने समर नहीं दिया था। यंग मास्टर गौरव जानता था कि मिस्टर समर ने उसे एक मर्दानी गर्मी दे दी थी। समर के बिना वो जीवन भर के लिए नामर्द बनकर रह जाता। समर ने उसके कंधे को थपथपाया और याद दिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, लेकिन आगे चलकर तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करना है। तुम्हारा शरीर अभी ठीक हुआ है। हमेशा याद रखना कि तुम्हें अपनी दवा हमेशा टाइम पर लेनी है और ऐसी चीजें खानी है जो तुम्हारी किडनी को सुरक्षित रखे। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, आप चिंता न करें। मैं सावधान रहूंगा और आपकी हर बात को फॉलो करूंगा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। चलो अब मुझे जाना पड़ेगा, रात के 9 बज चुके हैं। गौरव ने उसको रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई घर पर जाकर क्या करेंगे? आज की रात यहीं रुक जाओ और मजे करो ना। समर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं गौरव, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। अब मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गया और मसाज भी करवा ली, लेकिन अब मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। मुझे जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा क्या, मैं तो जा ही रहा हूँ। चलो बाय बाय। तभी गौरव ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, भाई भाई रुको, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ आता हूँ। समर ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम अभी अभी ठीक हुए हो और मजे करो, अभी मैं चला जाऊंगा। ये कहने के बाद समर ने उसकी बात का जवाब का इंतजार भी नहीं किया। शांत भाव से वहां से बाहर चला गया। वो क्लब के बाहर निकला और सड़कों पर टहलने लगा। थोड़ी देर ताजी हवा में सांस लेने लगा। चलते चलते वो खुद से ही बड़बड़ाया, ओह वाह, आज तो थोड़ा सा आराम हुआ है। बेशक तन्वी की मालिश से और भी आरामदायक थी। उसकी सारी थकान दूर हो गई थी। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया था। सारी ऊर्जा फिर से आ गई थी। रात अंधेरी थी और बारिश बंद हो चुकी थी। उसने ऐसे ही टहलते टहलते टैक्सी रोकी और निपानिया पैलेस की ओर चल पड़ा। यंग मास्टर गौरव उसे खुद गाड़ी में घर छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसने उसका प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। वो नहीं चाहता था कि गौरव को उसके और कियारा के रिश्ते के बारे में पता चले। कियारा के बारे में सोच सोच कर समर थोड़ा गिल्टी महसूस करने लगा। वो आज मसाज के लिए गया था। उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन समर को दोष नहीं दिया जा सकता। कियारा ही दोषी थी, क्योंकि कियारा उसकी पत्नी थी। लेकिन उनकी शादी के बाद से ही उसने उसे छूने से भी मना कर दिया था। उसने उसे केवल गले लगाने की अनुमति दी थी और यह समझ में आता है कि वो मसाज के लिए बाहर गया था। आधे घंटे बाद समर निपानिया पैलेस विला नंबर 13 में पहुंच गया। उसने दरवाजे को धक्का दिया और देखा कि लाइट अभी भी जल रही थी, जिससे वो घबरा गया। उसे वही उस दिन वाला मंजर नजर आ गया कि कहीं दोबारा से कियारा पर किसी ने हमला तो नहीं कर दिया। वो जानता था कि कियारा दिन भर की थकान की वजह से उल्टी ही सो जाती है। इसलिए उसने घबराकर अंदर देखा तो पाया कि कियारा सामने लिविंग रूम में बैठी हुई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कियारा जाग रही होगी और लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही होगी। तभी कियारा ने काले रंग का फॉर्मल सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा बर्फ की तरह सुंदर था और सूट ने उसके शानदार फिगर को अच्छी तरह से गले लगा रखा था। कियारा को घर पर नई ड्रेस पहनना पसंद नहीं था। वो ज्यादातर फॉर्मल सूट ही पहनती थी। बेशक जब वो बेडरूम में सोने के लिए जाती होगी तो पजामा पहनती होगी, लेकिन कियारा का बेडरूम दूसरी मंजिल पर था, जबकि समर का बेडरूम पहली मंजिल पर। इसलिए समर ने उसको कभी भी नाइट ड्रेस में देखा नहीं था। कियारा ने समर को देखते हुए हल्के से पूछा, आ गए आप? समर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। उसे अपराध बोध और डर महसूस हुआ कि कहीं कियारा को कुछ पता तो नहीं चल गया कि वो मसाज करवाने गया था। उसने दिन में इरा को किस भी किया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, जो एक दुर्लभ घटना थी। कहीं कियारा को कुछ पता तो नहीं चल गया। कियारा स्पष्ट रूप से समर की इस असामान्यता से अनजान थी और उसने हल्के से पूछा, आपने डिनर कर लिया या नहीं?
तभी समर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं किया। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि कियारा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। उसकी ना सुनने के बाद कियारा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी अभी डिनर नहीं किया है। प्लीज आप अभी कुछ खाने के लिए बना सकते हैं क्या? उसकी बात सुनकर समर ने चैन की सांस ली और कहा, ठीक है हनी, मैं अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूं। और वो कियारा की आंखों में डर डालने से डर रहा था। वो जल्दी से किचन में गया और खाना बनाना शुरू कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि कियारा आज बहुत बिजी थी। भले ही रात के 9 बज चुके थे, लेकिन वो अभी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। उसने कुछ खाया नहीं था और उसे भूख भी लगी थी, लेकिन उसे खाना बनाना आता नहीं था। बेचारी क्या करती। तभी तो वो वेट कर रही थी कि अगर समर आ जाए तो उसको कुछ बना कर खिला दे। यहाँ समर इस बात से डरा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कियारा को उसकी बात का पता चल गया हो कि आज वो बाहर मसाज करवाने गया था और वो उसे घर पर आते ही डांटेगी। उसने जो भी बनाने की आज तक कोशिश की थी, हमेशा वो जल गया था, क्योंकि उसकी हाउसकीपर माया भी अब घर पर नहीं थी। इसलिए वो केवल समर के घर आने का इंतजार कर सकती थी। इसके अलावा उसे पता था कि समर खाना बहुत स्वादिष्ट भी बनाता है। पहली बार जब उसने उसके लिए दलिया बनाया था तो उसे वो बहुत अच्छा लगा था और उसने उस दलिया का एक कण भी नहीं छोड़ा था। वहीं उधर समर किचन में गया और उसने फ्रिज खोल लिया। उसमें कुछ सब्जियां, अंडे, नूडल्स का एक डब्बा मिला। उसने पूरा सामान देखते हुए मन ही मन कहा, चलो अंडे और नूडल्स ही बना लेते हैं। समर ने अंडे के नूडल्स खाने का मन बनाया, इसलिए उसने जो अंडे और नूडल्स फ्रिज में से निकाले थे, उसने नूडल्स में डालने के लिए कुछ सब्जियां भी ली और उन्हें धो लिया। फिर अंडे को फेंटा और उसमें चुटकी भर नमक और तिल का तेल डाल दिया। फिर उसने अंडे का मिश्रण मिलाया, उसमें चूल्हा जलाया और पानी उबाल लिया। नूडल्स और अंडे डाले और आखिर में थोड़ा बोई चोई भी डाल दिया। नूडल्स को बाहर निकालने से पहले समर ने थोड़ा नमक डाला और तिल के तेल की कुछ बूंदें डाल दी। कुछ ही देर में अंडे और नूडल्स का एक बहुत अच्छा खाना तैयार हो गया। उसने 2 कटोरों में नूडल्स डाले और एक ट्रे में रखकर बाहर लिविंग रूम में लेकर आ गया। कियारा को जैसे ही खाने की खुशबू आई, उसका चेहरा खुशी से भर गया था। उसने खुश होते हुए कहा, वाह, वाह, क्या खुशबू है। उसने रात का खाना खाया नहीं था, इसलिए उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने नूडल्स का कटोरा उठाया और जल्दी जल्दी से खाना शुरू कर दिया। कियारा ने नूडल्स खाते खाते तारीफ करते हुए कहा, वाह, नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट हैं। उसने शायद ही कभी किसी की तारीफ नहीं की थी। यह पहली बार था जब उसने किसी की तारीफ की थी। इससे पता चलता था कि समर ने नूडल्स वाकई में बहुत अच्छे बनाए थे। भले ही ये सादे शोरबा नूडल्स थे, लेकिन नूडल्स चबाने लायक थे। अंडे भी ताजा थे और सब्जियां भी हरे पत्तेदार थी। सब कुछ बड़ा ही अच्छा लग रहा था। समर ने आखिरी नूडल्स खाया और मुस्कुराते हुए पूछा, हनी, क्या तुम्हें सच में नूडल्स अच्छे लगे? कियारा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, सच में, आपने नूडल्स बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। समर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें इतने ही पसंद आए हैं तो अगली बार बता देना। जब भी तुम्हारे खाने का दिल करे तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तभी कियारा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और समर से पूछा, ओ हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आज मुझे एक कंप्लेंट लेटर मिला है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अनिकेत ने कहा है कि आपने उसके साथ मारपीट की। ऐसा क्या हुआ था वहां? उसे अचानक दिन में मिले कंप्लेंट लेटर की याद आ गई। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो आदमी बहुत घमंडी था। उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, इसलिए मैंने उसे पीट दिया। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा दिखाई देने लगा था। तभी कियारा ने उसको प्यार से समझाते हुए कहा, डियर, वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है और उसके पिता कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्लीज आगे से इतनी लापरवाही मत करना। समर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अगर वो मुझे परेशान नहीं करेगा तो मैं फिर उसे कभी कुछ नहीं कहूंगा।
और ये कहने के बाद वो थोड़ा सा चुप हो गया। लेकिन तभी उसको कुछ याद आया तो उसने कियारा की आंखों में देखते हुए पूछा, अरे अरे हाँ, उसने मेरी शिकायत के साथ मुझे नौकरी से निकालने की भी मांग रखी होगी। कहीं तुमने ही मुझे नौकरी से निकालने की सोच तो नहीं ली? कियारा ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप मेरे पति हैं। मैं ऐसे कैसे किसी के कहने पर आपको नौकरी से निकाल सकती हूँ? अगर मैं किसी को नौकरी से निकालूंगी तो वो वही होगा, आप नहीं होंगे। आज कियारा बहुत प्रोटेक्टिव लग रही थी। जो भी उसके पति को परेशान करेगा वो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगी। अगर अनिकेत के पिता कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते तो वो उस आदमी से सेल्फ क्रिटिसाइज लेटर लिखवाने के लिए कहती, और अगर वो वैसा नहीं करता तो वो उसी के समय उसको कंपनी से बाहर भी निकाल देती। तभी धीरे धीरे कियारा ने नूडल्स खत्म कर लिए। कटोरा टेबल पर रखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। उसको एक अलग सी खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू आते ही उसकी आंखों में कंफ्यूजन छा गई। उसने कंफ्यूज होते हुए समर से पूछा, डियर, आज आपके शरीर से एक अलग सी खुशबू क्यों आ रही है? और ये जैसे ही सवाल कियारा ने किया, वो सवाल सुनकर समर घबरा गया। उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और अपने घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, हनी, ये अंडे और तिल के तेल की गंध है। लेकिन कियारा उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर से जो गंध आ रही थी वो कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। कहीं ना कहीं कियारा को शक होने लगा था और उसको पता लगना शुरू हो चुका था कि आज समर कहीं बाहर किसी लड़की से तो मिलकर नहीं आया है। तभी उसने शक भरे अंदाज में पूछा, लेकिन लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लेडीज परफ्यूम की खुशबू है, और ये आपके माथे पर इतना पसीना भी क्यों आ रहा है? कियारा का सुंदर सा चेहरा उलझन से भर गया था। वो ये खुशबू किसी ब्रांड के लेडीज परफ्यूम से मिलती जुलती थी। उसने ऐसा परफ्यूम एक बार यूज भी किया था, इसीलिए कियारा को ये उसकी खुशबू देखते ही पता लग गया कि ये एक लेडीज परफ्यूम है। और उसको अब पूरा पूरा शक होने लगा था कि समर कहीं ना कहीं किसी लड़के से मिलकर ही आया होगा। तभी समर को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। तभी उसने थकान का नाटक बनाते हुए कहा, नहीं नहीं हनी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये अंडे और तिल के तेल की ही खुशबू है। अब ज्यादा सोचो मत, जाकर आराम करो। मैं भी आज थोड़ा सा थका हुआ हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो वहां से खड़ा हुआ और अपने बेडरूम की ओर चल पड़ा। वो बहुत ही करीबी मुठभेड़ थी। वो लगभग पकड़ा ही गया था, लेकिन उसने अपनी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और खड़ा होकर वो चलने लगा। बेडरूम की तरफ चलते चलते उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अंदर ही अंदर वो डर गया था, कहीं कियारा को कुछ पता न चल जाए। अगर कियारा को पता चल गया कि वो बाहर मसाज करवाने के लिए गया था तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और उसने कहीं सुना था कि लड़कियों के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, और आज उसे पता ही चल गया था। ये खबर बिल्कुल सच थी। कियारा उसके शरीर से आ रही हल्की सी परफ्यूम की खुशबू को भी सूंघ पा रही थी, जबकि वो खुद भी अपना नाक बिल्कुल शर्ट से टच करने के बाद भी खुशबू महसूस नहीं कर पा रहा था। बेशक उसके शरीर से उस तन्वी के मालिश की खुशबू थी। वहीं लिविंग रूम में बैठी कियारा का चेहरा उलझन से भर गया था। उसकी आंखों में संदेह आ गया था। तभी उसने मन ही मन सोचा, क्या ये वाकई में तिल के तेल और अंडे की खुशबू है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं? इधर कियारा ये सब सोच रही थी, वहीं उधर कोई क्लब में तन्वी एक जगह पर दरी से बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर सामने लगी घड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि समर को गया हुआ लगभग 1 घंटा से ज्यादा हो गया था। टाइम देखते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी। उसका मासूम सा चेहरा स्तब्ध हो गया था। उसने हैरान होते हुए कहा, हे भगवान, ये तो 1 लाख रुपए हैं। उसे अभी अभी ट्रांजैक्शन का टेक्स्ट मैसेज मिला। उसने सोचा कि समर ने उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार रुपए टिप दिए होंगे। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने मैसेज में देखा समर ने उसे 1 लाख रुपए टिप दे दिया था। तन्वी का चेहरा कृतज्ञता से भर गया था।
उसने अपने मोबाइल को कसकर पकड़ते हुए कहा, मिस्टर समर, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे पता था कि 1 लाख रुपए से उसकी माँ का ऑपरेशन आसानी से हो सकता था, और तो और वो भी अभी किसी अच्छे से डॉक्टर से उसका इलाज भी करवा सकती थी। वो बेचारी तो काम भी इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी, और ये बात समर को अपने इंटेंट से पता चल गई थी। अब वो आराम से अपनी माँ को बचा सकती थी। स्वाभाविक रूप से वो समर के प्रति बिल्कुल आभारी हो गई थी। इधर विला नंबर 13 में समर और कियारा अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। अगली सुबह समर बहुत देरी से उठा क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। उसने 9 यंग मास्टर गौरव के इलाज के लिए शक्तिवर्धक सूदियों का इस्तेमाल किया था, और जिस विधि में उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। लेकिन एक रात आराम करने के बाद उसकी ऊर्जा फिर से भर गई थी, और अब वो एक ऊर्जा से बिल्कुल तरोताजा हो गया था। उसकी रिकवरी पावर हमेशा बहुत स्ट्रोंग थी। नहाने और तैयार होने के बाद उसके पास नाश्ता करने का भी समय नहीं था। वो तुरंत कंपनी की ओर चल पड़ा। भले ही उसकी गति बहुत तेज थी, फिर भी वो कंपनी बहुत देर से पहुंचा क्योंकि वो देर से उठा था। जैसे वो अंदर दाखिल हुआ तभी उसको एक कड़वी सी आवाज सुनाई दी, मिस्टर समर, आज फिर आप लेट हो गए। उसने उस दिशा में देखा, सामने प्राची खड़ी थी। प्राची ने जब समर को थोड़े गुस्से में देखा तो वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी। उसने आज हल्के पीले रंग के कपड़े पहने थे और साथ ही सिल्वर हाई हील्स पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए वो चाहे जो भी पहने अच्छी भी लग रही थी। प्राची एक अच्छी और जिम्मेदार एम्प्लॉय थी। इसके अलावा वो सेल्स डिपार्टमेंट की अब टीम लीडर थी। एम्प्लॉयज की अटेंडेंस के लिए वो जिम्मेदार थी। समर पहले भी कई बार लेट हो चुका था, इससे वो मुश्किल में पड़ गई। कंपनी के नियमों के अनुसार जो एम्प्लॉय देर से आते थे उनका अटेंडेंस बोनस काट लिया जाता था, लेकिन समर उसका दोस्त अच्छा बन गया था। वो उसका बोनस भी नहीं काटना चाहती थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। कहीं लोगों को पता लग गया कि समर हमेशा लेट आता है और प्राची ने कुछ नहीं किया, तो इसमें भी प्राची की बदनामी ही होती। तभी समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए प्राची से वादा करते हुए कहा, प्राची, मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं कभी लेट नहीं होऊंगा। लेकिन प्राची आज नाराज थी। उसने कई बार ऐसा वादा किया था, लेकिन वो कभी भी अपने वादे पर खरा उतर नहीं रहा था। प्राची ने थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में कहा, समर, तुमने मुझे भी पहले कई बार ऐसे वादे किए हैं कि तुम आगे से लेट नहीं आओगे, लेकिन तुम हमेशा देर से आते हो। अब बताओ क्या करूं मैं तुम्हारा। समर ने प्राची के हाथों को पकड़ लिया और दयनीय रूप से कहा, प्राची, मुझे बस एक और मौका दे दो। मैं वादा करता हूं ये आखिरी बार है। प्राची का चेहरा लाल हो गया। वो घबरा गई और उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, समर, हम ऑफिस में हैं, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। ऐसे ऑफिस में समर उसका हाथ कैसे पकड़ सकता था। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो उनके बारे में गलत अफवाहें उड़ जाएगी और लोग उनके बारे में क्या क्या निर्णय ले लेंगे समझ में ही नहीं आता। लेकिन समर उसका नरम हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्राची, तुम्हारा हाथ बहुत नरम है। और ये सुनकर तो प्राची घबरा ही गई। उसने समर से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन समर उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। समर ने जब देखा प्राची का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है, वो रोने ही वाली है, तो उसने प्राची का हाथ छोड़ ही दिया। प्राची ने खुद को संभालते हुए कहा, समर, जल्दी से अपना काम शुरू कर दो और अगली बार से लेट मत होना प्लीज। हालांकि उसको भी समर का ऐसे हाथ पकड़ना अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओके ठीक है प्राची, मैं जा रहा हूं। और खुशी खुशी अपने डेस्क पर चला गया। वो इस खूबसूरत लड़की के साथ रोजाना सुबह की छेड़खानी ने उसकी जिंदगी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। जैसे ही समर अपने डेस्क पर पहुंचा तो सेल्स डिपार्टमेंट के बाकी एम्प्लॉयज उसे देखकर हैरान रह गए। आपस में उसके बारे में बात करने लगे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, ये क्या, एक पूरा दिन निकल गया और लेकिन समर को अभी तक नौकरी से निकाला नहीं, ये कैसे हो सकता है। तभी दूसरे ने कहा, हाँ यार,
मैंने कल सुना है कि अनिकेत ने समर के खिलाफ कंप्लेन भी की ताकि उसे नौकरी से निकलवा सके। सभी को ऐसे शोक में देखकर समर ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, अरे भाइयों, क्या आप चाहते थे कि मुझे ये लोग नौकरी से निकाल दें? इन लोगों को पहले ही दिन से समर पसंद नहीं था। उन्हें डर था कि वो उनके कस्टमर्स को चुरा लेगा। उन्होंने उसका ठीक से स्वागत भी नहीं किया था। अब जब उसे कुछ परेशानी हुई तो वो लगातार गपशप करने लगे। अचानक कटे हुए बालों वाला लड़का खड़ा हुआ और तिरस्कार से बोला, समर, तुमने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को नाराज कर दिया। तुम्हें जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या सोच रहे हो तुम? समर ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तुम? जब उसने सुना कि समर उसका नाम नहीं जानता तो उस कटे हुए बालों वाले युवक को नाराजगी हुई और उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा नाम वरुण है। मैं सेल्स डिपार्टमेंट के टॉप 3 सेल्स पर्सन्स में से एक हूं। सेल्स डिपार्टमेंट में कुल 9 एम्प्लॉय थे। हर महीने उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता था। जो ज्यादा ज्वेलरी सेल करते थे उन्हें पुरस्कार मिलते थे, और अगर वरुण टॉप 3 सेल्स पर्सन में से एक था तो कह सकते हैं कि उसके पास अच्छी स्किल होगी। लेकिन समर को पता था कि वरुण उसे नापसंद करता था। इससे वो उलझन में पड़ गया। इसलिए उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर भी तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? वरुण ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, समर, तुम इतने दिनों से सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन तुमने एक भी पीस ज्वेलरी नहीं बेचा। ये वाकई शर्मनाक है। इसलिए मैं तुम जैसे निकम्मे बंदे से नफरत करता हूं। उसकी आंखों में तिरस्कार की भावना थी। वो सेल्स डिपार्टमेंट के टॉप 3 एम्प्लॉयज में से एक था। बिना काम के पैसे कमाने वाले लोगों को नीची निगाहों से देखना उसके लिए स्वाभाविक ही था, क्योंकि वो तो प्रतिदिन मेहनत करते थे और वो ज्वेलरी बेचते थे। लेकिन समर कुछ भी काम नहीं करता था। बेशक समर के प्रति उसकी राय कुछ पर्सनल रीजन से भी थी। इसके अलावा इस तथ्य से भी उसने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा था। वरुण प्रणव का चचेरा भाई था। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। जब प्रणव सेल्स टीम का लीडर था तो वरुण एक शानदार जीवन जी रहा था। कभी कभी उसे कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाती थी। संक्षेप में कहें तो उनकी जोड़ी बढ़िया थी और एक दूसरे का वो फायदा करते थे। लेकिन जब से सीईओ ने प्रणव को नौकरी से निकाल दिया था, तब से ही वरुण को थोड़ी थोड़ी परेशानी होना शुरू हो गई थी। अपने चचेरे भाई के साथ उसका जीवन लगभग खत्म हो गया था और वो एक्स्ट्रा इनकम भी खत्म हो गई थी। समर के साथ विवाद के कारण ही प्रणव को नौकरी से निकाला गया था। इसलिए वरुण समर से नफरत करता था, उसे नापसंद करता था। जब समर और प्राची मिली, जब वो कैविटी में गए थे, तो वरुण ने ही उसके चचेरे भाई प्रणव को समर के ठिकाने के बारे में बताया था। यह आदमी बहुत बुरा था। समर ने ठंडी मुस्कान के साथ वरुण को बेरहमी से डांटते हुए कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मैंने कुछ सेल किया है नहीं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या फिर बीवी, जो तुम मुझे ऐसे ताने मार रहे हो? समर की डांट सुनकर वरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस आदमी की जुबान बहुत तीखी थी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, समर, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट वर्क परफॉर्मेंस को देखता है। तुमने कुछ भी नहीं बेचा। यह हमारे डिपार्टमेंट का अपमान है। सेल्स डिपार्टमेंट के सदस्य के रूप में मुझे इसके बारे में बोलने का हक है। तुम ऐसे सेल्स डिपार्टमेंट को बदनाम कैसे कर सकते हो? काम करते कुछ हो नहीं और पूरा दिन बस लड़ाई झगड़े करते रहते हो। यह कहने के बाद उसने आसपास की भीड़ से कहा, क्यों भाई लोगों, क्या कहते हो? मैं ठीक कह रहा हूं या गलत? वो नैतिक रूप से हाई पोजीशन पर कब्जा करना चाहता था। समर पर हमला करने के लिए आसपास के लोगों को अपना समर्थन करने के लिए राजी करना चाहता था, ताकि लोग उसकी बात मान ले और उसको ऊंची पोजीशन पर पहुंचा दे। वरुण की बातें सुनकर आसपास के लोगों ने सिर हिला दिया। वो मानते थे कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि समर ने वास्तव में इतने लंबे समय से यहां रहते हुए एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा था। सेल्स डिपार्टमेंट का मेन काम ही ज्वेलरी बेचना था। यदि आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते
तो लोग स्वाभाविक रूप से आपसे जलन तो करेंगे ही। समर ने गुस्से में उसको घूरते हुए कहा, वरुण, मुझे लगता है कि तुम्हारा सिर दरवाजे में फंस गया था। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स और डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है। उन्होंने भी अभी तक मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? समर के शब्द सुनकर वरुण को और भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में उसको घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो समझ गया था कि ऐसे बातों से वो समर से जीत नहीं सकता था। उसे ऐसे ही घूरते हुए देखकर समर ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, चलो अब हटो यहां से, मेरे आगे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। उसकी परवाह किए बिना ही वो अपनी सीट पर चला गया। आज उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। अग्रवाल इंडस्ट्रीज और कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच होने वाले प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पूरी तरह समर के पास थी। उसे दोनों कंपनियों के बीच होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी थी। वो वरुण के साथ ऐसे टाइम पास नहीं कर सकता था। समर को काम पर ध्यान केंद्रित करता हुआ देखकर वरुण मन ही मन गुस्से से भर गया था। उसने मन ही मन कहा, समर, तुमने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। काम का समय था, इसलिए बस मन ही मन वो गुस्सा ही कर सकता था। फिर वो अपनी सीट पर चला गया और काम में लग गया। हालांकि वरुण पूरे दिन वो अपने काम पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाया। बस वो यही सोचता रहा कि वो समर से बदला कैसे ले। उस जैसा मतलबी आदमी बहुत ही तुच्छ इंसान था। वो अंदर ही अंदर दूसरों से खार खा रहा था, लेकिन वो यह मानने को तैयार नहीं था कि वो खुद ही सबसे पहले समर से पंगा ले रहा है और उसने ही पहले समर की इंसल्ट की थी। वहीं उधर समर अपने डेस्क पर बैठा कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ होने वाले प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था। तभी प्राची उसके पास आई और उसने समर से कहा, समर, सीईओ मैडम चाहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें आज कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जाना है और उनके साथ होने वाले प्रोजेक्ट के लिए उनकी सीईओ के साथ मीटिंग करना है। समर ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, प्राची, क्या मुझे अभी कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जाना पड़ेगा? उसने अभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार नहीं किए थे, इसलिए वो प्राची से इस तरह पूछ रहा था। प्राची ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा, हाँ, सीईओ मैडम ने कहा है जल्दी करो। सीईओ मैडम ने कहा है कि तुम्हें यह काम आज ही पूरा करना है। तुम्हें इस काम को अच्छा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हें किसी दिन भी फ्री में मील नहीं मिलेगी। समर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, प्राची, सीईओ मैडम से कहो, समझो काम हो गया, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ये कहते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी सैंपल्स को हैंडबैग में रखा और सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर चला गया। बाहर निकलते निकलते उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हनी, मैं तुम्हारे लिए डील पूरी जरूर करूंगा। और यह कहते हुए मुस्कुराया और अग्रवाल इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसने एक टैक्सी रोकी और कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ चल पड़ा। आधे घंटे बाद वो कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पहुंच गया था। वहां टैक्सी से उतरा और सीधा बिल्डिंग के अंदर चला गया। सामने खड़े रिसेप्शनिस्ट के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो ब्यूटी, कैसी हो? बहुत दिनों से हम मिले नहीं, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर बैठी लड़की ने आज हल्के नीले रंग की प्रोफेशनल स्कर्ट पहनी हुई थी, जो उसके सुंदर से चेहरे से मेल खा रही थी और बहुत सुंदर भी लग रही थी। समर को याद आया कि पिछली बार जब वो पायल से मिलने आया था तो यही लड़की ने उसे रिसीव करने आई थी। जब रॉबिन उसे परेशान करना चाहता था तो इसी लड़की ने उसे जाने के लिए कहा था और रॉबिन ने से समर को वो बचाना चाहती थी। वो एक दयालु और सुंदर सी लड़की थी। समर को देखकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा तुरंत बदल गया। उसके दिल में डर का भाव आ गया था। डर के मारे उसके मुंह से आह निकल गई और उसने धीरे से कहा, ओह, क्या क्या तुम हो? उसे साफ साफ याद था कि पिछली बार ये आदमी जिसने रॉबिन और उसके 1 दर्जन सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया था, वो एक हिंसक आदमी था और इसलिए वो डर गई थी। उस लड़की के चेहरे पर डर के भाव को देखकर समर भी अवाक रह गया। उसने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, मिस, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? यह कहते हुए उसने मन ही मन सोचा, यार, मैं तो एक अच्छा दिखने वाला लड़का हूं, इसमें डरने की क्या बात है? ये लड़की तो खाम खां डर रही है। उस लड़की ने तुरंत बड़बड़ाते हुए कहा,
मैं तुमसे नहीं डरती। वो कह तो रही थी कि उसे डर नहीं लग रहा, लेकिन उसका चेहरा घबराया हुआ सब कुछ बता रहा था। वो अपने सामने खड़े इस हैंडसम से लड़के से वाकई डर गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि अपने डर को कंट्रोल कर ले। उसका घबराया हुआ और डरा हुआ चेहरा बेहद प्यारा लग रहा था। समर ने अपना सिर हिलाया और सीधा मुद्दे पर आते हुए बोला, मिस अंकिता, मैं यहाँ पायल जी से मिलने आया हूँ। वो यहाँ पर है क्या? उसने अंकिता से छेड़खानी नहीं की। उसे डर था कि अगर वो मजाक करेगा तो वो मासूम सी लड़की डर कर रो पड़ेगी। अंकिता ने घबराते हुए कहा, चेयरपर्सन अपने ऑफिस में हैं, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। आज उसने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसे पता था कि अगर वो कोशिश करेगी तो वो वैसे भी अंदर तो चला ही जाएगा। तभी समर ने हाथ हिलाते हुए कहा, थैंक यू सो मच, बाय। और वो ठाठ से पायल के ऑफिस की ओर चल पड़ा। जब वो मुड़ा तो उसकी मुलाकात सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड रॉबिन से भी हो गई। समर को देखकर रॉबिन के चेहरे के भाव बदल गए। वो इतना डर गया था कि वो पलटकर भाग गया, जैसे बिल्ली को देखकर चूहा भागता है। उसे डर था कि समर उसे फिर से ना पीट दे। रॉबिन को तुरंत भागता हुआ देखकर अजीब तरह से समर ने कहा, अरे यार, क्या मैं वाकई में इतना डरावना हूं? पास में खड़ी अंकिता सिर हिलाती रही, मानो कह रही हो, हाँ तुम डरावने तो हो। लेकिन सबर इन सब को इग्नोर करके पायल के ऑफिस में चला गया। उसको ऐसे जाता हुआ देखकर अंकिता ने चैन की सांस ली। राहत भरी आवाज में कहा, शुक्र है भगवान का, ये पागल बिना कोई हंगामा किए चला गया। फिर अंकिता ने थोड़ा सोचते हुए मन ही मन कहा, वैसे मानना पड़ेगा ये लड़का है तो बहुत हैंडसम और स्मार्ट। अगर वो इतना हिंसक ना होता तो दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड को न पीटता तो बहुत अच्छा होता। वहीं उधर समर पायल के ऑफिस के बाहर पहुंचा। उसने 3 बार दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसने देखा ऑफिस अंदर से बहुत ही ज्यादा शानदार और भव्य था। ऑफिस के डिजाइन को देखकर समर ने इसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह, क्या बढ़िया डिजाइन है। ऑफिस की सभी दीवारें क्रिस्टल से बनी हुई थी। झूमर भी लगाया गया था। यहां तक कि ऑफिस डेस्क भी सिल्वर व्हाइट था। समर को ऑफिस में आता हुआ देखकर पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ओह मिस्टर समर, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। और उसने अपने शरीर को फैलाया और जिससे उसके सुंदर कर्व्स दिखाई दिए। समर ने उसको सिर से पांव तक देखा। ईमानदारी से उसकी तारीफ करते हुए बोला, मिस पायल, आज आप पहले से और भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। उसे लगा कि पायल आज असाधारण रूप से सुंदर थी। उसका चेहरा नाजुक था और उसके होंठ लाल थे। उसकी आंखों में पानी की तरह गहराई थी। त्वचा चिकनी थी और उसका फिगर सुंदर था। वो बिल्कुल आकर्षक लग रही थी, जिसमें कामुकता का भाव था और वो बहुत ही मनमोहक लग रही थी। उसने एक लंबी ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके सुंदर से फिगर को और भी ज्यादा निखार रही थी। पोशाक के नीचे उसके बर्फ जैसी टांगे सफेद थी और उसके शुद्ध खूबसूरत पैरों में रेड रंग की ऊंची एड़ी की सैंडल थी जो और भी ज्यादा उसको आकर्षक बना रही थी। हालांकि रिसेप्शनिस्ट लड़की खूबसूरत थी, लेकिन वो पायल के सामने धूल बराबर भी नहीं थी। समर ने धीरे से मुस्कुराता हुआ चापलूसी करते हुए कहा, मिस पायल, आज आप वाकई में खूबसूरत लग रही हैं। आपकी खूबसूरती देखकर तो मुझे लग रहा है कि कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। जैसा कि कहा जाता है, तारीफ करना कभी गलत नहीं होता। लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है कि वो खूबसूरत हैं, चाहे वो कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो। समर पायल के साथ प्रोजेक्ट पर बातचीत करने आया था, इसलिए वो माहौल को थोड़ा फ्रेंडली बना रहा था ताकि पायल को अपनी शर्तों पर प्रोजेक्ट साइन करवा ले। पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी स्वीट बातें करते हैं आप। लगता है आज सुबह आपने नाश्ते में शहद खाया है। वो समर के साथ बेहद सहज और खुश महसूस कर रही थी। वो बहुत अच्छे मूड में थी। समर ने फिर उसकी तारीफ करते हुए कहा, मिस पायल, अपनी तरफ देखो। गोरी और गुलाबी त्वचा, खूबसूरत मुस्कान, झील सी गहरी आंखें। यू आर सच अ नेचुरल ब्यूटी। आपको देखते ही तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई।
उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पायल बेहद संतुष्ट हो गई थी। पायल ने उसके आकर्षक ढंग को देखा और कामुक भाव से कहा, आप भी बहुत स्वीट हैं मिस्टर समर। समर ने मौका देखा कि पायल खुश हो गई है, इसलिए उसने तुरंत मुद्दे पर आते हुए कहा, मिस पायल, मैं आज आपके साथ हमारे नए प्रोजेक्ट की डील के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसे देख लीजिएगा। ये कहते हुए उसने कॉन्ट्रैक्ट फाइल निकाली और पायल के सामने रख दी। पायल ने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा और समर की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मंजूर नहीं। हमारी इंडस्ट्रीज को रेवेन्यू का 90% चाहिए और बाकी 10% आपका। जब बिजनेस की बात आई तो पायल अपनी आयरन वुमन वाली पहचान पर वापस लौट आई और सीधे मुनाफे का बड़ा हिस्सा मांग लिया। बेकार है, ये बहुत लालची थी और पायल की बातें सुनकर समर की भौहें भी उठ गई। उसने असंतुष्ट महसूस कर लिया और होठ उसके सिकुड़ गए। समर को 50-50 पर डील साइन करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब पायल 90% चाहती थी। स्वाभाविक रूप से वो डील ऐसे साइन नहीं कर सकता था और यह पहली बार था जब वो अपनी पत्नी के लिए कुछ करने जा रहा था। वो गड़बड़ भी कर नहीं सकता था। इसके अलावा सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों का ग्रुप हमेशा उस पर हंसता रहता था। उसे इस बार अपने आप को साबित करना था। पायल के साथ प्रोजेक्ट डील करनी थी, कंपनी को मुनाफा दिलाना था, सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों के सामने अपने आप को ऐसा बनाना था कि लोग उस पर विश्वास कर सके। समर ने पायल की लालची मांग को स्वीकार करते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मिस पायल, मेरी साफ बात के लिए मुझे माफ करें, लेकिन आपने जो मुनाफा मांगा है वो बहुत ज्यादा है। हम आपको ज्यादा से ज्यादा 50% दे सकते हैं। उसने सोचा कि पायल से फ्रेंडली बात करना, कॉन्टेक्ट बनाना अच्छा रहेगा। पायल उसके साथ साथ सही सहयोग करेगी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि पायल इतनी महत्वाकांक्षी होगी, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि पायल इतनी छोटी उम्र से ही 10 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री की चेयरपर्सन बन गई थी। उसकी थोड़ी सी भूख के कारण सफल होना मुश्किल नहीं था। पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए बेपरवाही के साथ कहा, मुझे मुनाफे का 90% चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए मना कर दूंगी। समर ने थोड़ा सा मुंह बनाया और उसकी आंखों में थोड़ी निराशा दिखी। उसने निराश होते हुए कड़क आवाज में कहा, मिस पायल, आप एक ऐसी कंपनी का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले ही मर चुकी है। आपने मुझे निराश किया है। उसे लगा कि वो पायल का दोस्त है तो 50-50 पर प्रोजेक्ट करने के लिए सहमत हो जाएगी, पर उसे ये पता नहीं था कि 90% ये प्रॉफिट मांगेगी। अगर वो सहमत हो जाता तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट होना तो दूर की बात, बड़ा भारी लॉस भी हो सकता था। समर जानता था कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझ रही है। अगर इसका जल्द ही कोई समाधान नहीं आया तो कुछ ही दिनों में कंपनी दिवालिया हो जाएगी। और अब तो यंग मास्टर ईशान और अन्य 3 परिवारों की इंडस्ट्रीज ने भी अग्रवाल इंडस्ट्रीज को घेर लिया था, अपने सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे। पायल ने जो किया वो निसंदेह अग्रवाल इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े खतरे में डाल देगा और वो कभी भी उससे उबर नहीं पाएंगे। तभी पायल ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप प्रॉफिट का 50% चाहते हैं तो मैं 50 पर काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। उसने 90% प्रॉफिट इसलिए मांगा था क्योंकि वो समर से अपनी पर्सनल मांगे पूरी करवाना चाहती थी। समर ने धीमे स्वर में कहा, मिस पायल, आप मुझे पूरी बात बताइए। आपको मुझसे क्या चाहिए और आप कौन सी शर्त के बारे में प्रॉमिस करवाना चाहती हैं? तभी पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, और ये बहुत आसान है। आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना होगा। अगर मंजूर है तो मैं आपके साथ 50-50 पर यह डील करने के लिए तैयार हूं। दरअसल पायल सिर्फ समर के साथ कोई रिश्ता बनाना चाहती थी। समर बहुत उलझन में था, बोल नहीं पा रहा था। इतनी सारी बातों के बाद पायल को मुनाफे का 90% नहीं चाहिए था, बल्कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती थी। वो जानता था कि बेस्ट फ्रेंड का मतलब वो मूल रूप से उसकी गर्लफ्रेंड तो बनना चाहती थी। पायल मेरी फ्रेंड बनना चाहती है? क्या वो मुझे पसंद करने लगी है और मुझे बहकाना चाहती है?
समर ये अपने आप में सोच सोच कर थोड़ा घमंडी होता जा रहा था। तभी समर ने धीरे से पूछा, मिस पायल, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हैं या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स? क्या आप मुझे बहकाना चाहती हैं? समर का मुंह टेढ़ा हो गया था। उसको अचानक समझ में आ गया था कि चालाक पिशाच ने आखिरकार अपना इरादा दिखा दिया है। पायल ने हैरान होकर मन ही मन कहा, क्या कहा? मैं आपको बहकाना चाहती हूं? उसकी पलकें ऊपर से नीचे हिल रही थी। वो सच में इस लड़के को लात मारना चाहती थी। वो समर को गुस्से में घूरते हुए मन ही मन बोले, इतना आत्ममुग्ध मत बनो। मैं बस तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे गलत तरीके से सोचोगे। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तुम्हारा दिमाग बहुत गंदा है और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पायल ने समर को आत्ममुग्ध का टैग दे दिया था। पायल की आंखें उसकी घूमी और उसने कहा, समर, समर, इतना आत्ममुग्ध मत बनो। मैं बस तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ और मेरा मतलब तुम्हें बहकाना नहीं है। वो अवाक रह गए। वह समर की आत्ममुग्धता से अवाक थी। समर कंपनी की भलाई के लिए पायल को बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए सहमत होते हुए बोला, ओह, बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप अब अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ प्रोजेक्ट पर 50% मुनाफा कर सकती हैं? ये कहते हुए समर ने मन ही मन कियारा से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी हनी, ये मेरी गलती है। ये सब कंपनी की भलाई के लिए था। अगर मैं इसका बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए सहमत ना होऊंगा तो वो हमारे साथ कभी 50-50 पर डील साइन न करेगी। कंपनी के लिए, प्रॉफिट के लिए मैंने अपनी नैतिक अखंडता का त्याग कर दिया। मुझे विश्वास है कि तुम इस बात को अच्छे से समझ जाओगी। प्लीज हनी, मेरा विश्वास करना। वो जानता था कि कियारा को उसकी और पायल की नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। इसलिए उसको पायल से बात करनी ही पड़ेगी और उसकी बात माननी ही पड़ेगी। समर को हाँ कहते हुए पायल के खूबसूरत चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। उसने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, चूंकि मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूं इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आपकी हर एक काम में हेल्प करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट आपकी शर्तों पर ही साइन होगा। उसे पता था कि उसने अपने सामने वाले लड़के के साथ एक करीबी रिश्ता बना लिया है, जिससे वो थोड़ी शर्मीली और हैरान हो गई थी, क्योंकि इस लड़के ने अभी अभी उसके साथ फ्लर्ट किया था। पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराकर अपने दिल में शर्म को दबाते हुए कॉन्ट्रैक्ट लिया और आ भरी। फिर उस पर कंपनी की मुहर लगा दी। कॉन्ट्रैक्ट आधिकारिक रूप से लागू हो गया था। दोनों कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। समर ने कॉन्ट्रैक्ट फाइल को संभाल लिया और बोला, थैंक यू मिस पायल। और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो जाने के लिए तैयार हो गया। तभी पायल ने उसे रोकते हुए कहा, रुको माय बेस्ट फ्रेंड। समर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अब क्या हुआ? पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी फ्रेंडशिप का पहला दिन है। एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते क्या आपको कुछ करना नहीं चाहिए? समर के चेहरे पर उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि पायल आखिरकार चाहती क्या है। उसने झुंझलाते हुए कहा, अब आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? उसने अभी अभी पायल के साथ बातचीत पूरी की थी। स्वाभाविक रूप से वो समय बर्बाद न करते हुए जल्दी वापस जाना चाहता था और अपनी सीओ को रिपोर्ट करना चाहता था। पायल ने समर की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी डील साइन की, तुम कम से कम मुझे एक लंच ट्रीट तो दे सकते हो ना? वो इतनी आकर्षक आंखों को झुकवा रही थी, बेहद आकर्षक लग रही थी, जैसे उसको अंदर से चीर डालेगी। समर ने पायल की तरफ देखा और फिर आत्ममुग्धता से कहा, मिस पायल, मुझे लगता है तुम बहाने से मेरा फायदा उठाना चाहती हो। पायल का चेहरा फिर से लाल हो गया। अब की बार वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, पागल, कौन तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है? जाहिर है कि समर की बातों ने उसे बहुत शर्मसार कर दिया था। वह कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन थी, इंदौर शहर की नंबर 1 ब्यूटी। लेकिन अब एक आदमी अप्रत्याशित रूप से उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। निश्चित रूप से इंदौर शहर में किसी ने भी उसके साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत नहीं की थी। यह समर पहला था। इससे वो अलग था। हैरान और शर्म वो महसूस करने लगी थी।
समर ने पायल को बहलाते हुए कहा, गुस्सा मत करो, गुस्सा होने पर लड़कियां बदसूरत हो जाती है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें लंच पर लेकर चलता हूं। और जैसे ही समर ने कहा, पायल उसकी बात सुनकर शांत हुई और हंसने लगी। पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मुझे पास्ता और स्टेक खाना है। वो समर से कुछ पैसे खर्च करवाना चाहती थी। आखिरकार उसने उसके साथ फ्लर्ट किया था। समर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम्हें जो खाना है खा लेना, अब चलो भी। ये कहते हुए मुस्कुराया और उसके साथ बाहर की तरफ चल पड़ा। दोपहर के 12 बज रहे थे। ठीक लंच का समय हो गया था और पार्किंग में समर ने एक सफेद रंग की सेडान कार देखी। दिल से उस गाड़ी की तरफ देखते हुए बोला, पायल, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? बहुत बढ़िया है। अपनी प्यारी कार के बारे में बात करते हुए पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेशक, ये मसराटी का लिमिटेड एडिशन मॉडल है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, सिर्फ एक। और ये कहकर उसका चेहरा गर्व से भर गया था। पायल को गाड़ियों का बहुत खास शौक था, खास तौर पर मसराटी के कलर और डिजाइन का। इसलिए उसने दुनिया की एकमात्र कार खरीद ली थी। समर ने उसको गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पायल, गाड़ी तुम ड्राइव करोगी या मैं ड्राइव करूं? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही ड्राइव करोगे। समर ने तुरंत दरवाजा खोला और कहा, ठीक है, चलो मैं कर लेता हूं। उसकी हाँ सुनकर पायल ने उसको गाड़ी की चाबी निकाल कर दी और समर ने भी एक जेंटलमैन की तरह मुस्कुराते हुए गाड़ी अनलॉक की और गाड़ी का डोर खोला और उसने पायल को अपने बगल वाली सीट पर बैठा दिया। खुद भी ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। समर ने गाड़ी को पार्किंग के बाहर निकालते हुए पायल से पूछा, हाँ पायल, बताओ किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगी? पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, वैलेंटाइन रेस्टोरेंट में चलते हैं ना। क्या? वैलेंटाइन रेस्टोरेंट? वो प्रेमियों का रेस्टोरेंट था, जहां अक्सर जोड़े खाना खाते थे। समर ने धीरे से नाक सिकोड़ी और पायल से कहा, पायल तुम बहुत अलग लड़की हो, मुझे बहकाना चाहती हो हमेशा। पायल ने थोड़े गुस्से में कहा, नहीं नहीं, तुम ही ऐसे लड़के हो, इतना आत्ममुग्ध मत बनो। हम वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां का पास्ता और स्टेक स्वादिष्ट है। इसका तुम्हें बहकाने से क्या लेना देना है? उसको बहुत अजीब लग रहा था कि वो समर से पूरी तरह से झुंझला चुकी थी। उसे अचानक पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता तो वो इतना आत्ममुग्ध है तो वो इस लड़के को अपना फ्रेंड बिल्कुल भी ना बनाती। उसने उसके साथ थोड़ा सा व्यवहार क्या कर लिया और इससे मतलब इसके वो बहकाना चाहती है। बेशक पायल को नहीं पता था कि उसने समर के साथ गलत किया है, क्योंकि वो सुंदर और आकर्षक थी और अगर ये प्राचीन समय होता तो उसकी सुंदरता निश्चित रूप से उस राज्य के लिए आपदा बन जाती जिसमें वो थी, क्योंकि राजा अपने कर्तव्य और काम पर ध्यान देने के बजाय उसे अपना बनाने में बिजी रहता। 10 मिनट के बाद समर और पायल वैलेंटाइन रेस्टोरेंट में पहुंच गई। रेस्टोरेंट में 5 मंजिलें थी, आलीशान सजावट, दरवाजे पर छपा हुआ गुलाब। प्रेम में डूबे जोड़े एक दूसरे की बाहों में हाथ डालकर रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे थे। समर और पायल ने गुस्से में एक टेबल पर आकर बैठ गई। जैसे वो बैठे वैसे ही एक सुंदर ड्रेस वेट्रेस मेनू पकड़े हुए उनके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सर। हेलो मैम, ऑर्डर प्लीज। समर ने मेन्यू हाथ में लेते हुए कहा, मुझे देखने दो। क्योंकि वो ट्रीट दे रहा था इसलिए उसने तय कर लिया था कि क्या ऑर्डर करना है। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए वेटर से कहा, 2 सर्विंग पास्ता, 2 मीडियम वेल स्टेक और 2 बोतल फ्रेंच वाइन। वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके सर, आप बिल पे कैसे करना चाहेंगे? समर ने अपना बैंक कार्ड निकाला और उस वेटर को देते हुए कहा, मैं कार्ड से पे करूंगा। वेटर ने कार्ड लेते हुए जवाब दिया, प्लीज सर, वेट फॉर अ 1 मिनट ओनली। सुंदर वेटरन्स ने धीरे से मुस्कुराकर पीछे मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा, इनमें से भी लड़का ही पैसे दे रहा है। लगता है ये लड़की इस हैंडसम से लड़के को उसके पैसे के लिए पागल बना रही है। सुंदर वेट्रेस की आवाज इतनी धीमी थी लेकिन समर ने फिर भी उसको सुन लिया था। उसने मुस्कुराते हुए पायल से कहा, पायल, क्या तुम जानती हो कि वेट्रेस ने अभी क्या कहा?
पायल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना, समर ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। उसने कहा है कि तुम मुझे पैसे के लिए पागल बना रही हो। समर ने पायल के नार्सिसिस्ट रवैये से वाकई बहुत नाराज हो गई थी। उसने गुस्से में समर को घूरते हुए कहा, नार्सिसिस्ट, मुझे लगता है कि तुम मुझसे मार खाकर ही मानोगे। वो अपना छोटा सा हाथ उसने उठाया, पंच बनाकर उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई। पायल ने जब अपना हाथ उठाया तो उसने एक आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कुछ देर बाद वेट्रेस ने पास्ता, स्टेक और रेड वाइन टेबल पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैडम, दिस इज योर ऑर्डर, प्लीज एंजॉय इट। समर ने थैंक यू कहा और पायल के साथ खाना खाने लगा। जब दोनों ने खाना शुरू किया तो सूट और कोलोन पहने एक पीला दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी पायल के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस ब्यूटी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने देखा कि पायल और समर में झगड़ा हो रहा था। पायल समर को पंच मारना चाहती थी। ये देखकर उसने सोचा कि उनका रिलेशन जल्द ही टूटने वाला है और ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि स्वाभाविक रूप से उसकी साथ दोस्ती करना चाहता था। आखिर कौन था ये इंसान और ये क्या करेगी अब पायल उसके साथ? क्या समर को ऑफेंड करेगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें आपको कहानी कैसी लग रही है, और जल्दी से जल्दी जो जो नए जुड़े हैं वो अपने शहर, अपने गांव का नाम कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताइएगा कि आप कहां से हमारी कहानी सुन रहे हैं।